नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 25 में निफ्टी और सेंसेक्स ने बस टेपिड परफॉर्मेंस दिए और हम रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या किया? हमने हॉट थीम्स को चेस किया, जैसे रेलवेज, इंफ्रा, डिफेंस, रिन्यूएबल्स। और आज जब हम पोर्टफोलियो खोलते हैं तो एक फीलिंग होता है, यार ये क्या हो गया। एक बात जो आपने गौर किया होगा कि फाइनेंशियल ईयर 25 का मूड जो था, उसमें हमने देखा है कि इंडेक्स जो है वो ठंडा चला, लेकिन थीम्स जो है वो काफी गर्म रहे। फाइनेंशियल ईयर 25 का ब्रॉड पिक्चर सिंपल था। बेंचमार्क इंडाइसेस ने मॉडेस्ट रफली अराउंड 5% टाइप रिटर्न दिया और ईयर के सेकेंड हाफ में करेक्शन ने कॉन्फिडेंस को काफी हिलाया। लेकिन बजट के आसपास मार्केट में कुछ थीम्स ऑलरेडी मनी मैग्नेट बन चुके थे, जैसे रेलवेज, डिफेंस, रिन्यूएबल्स, इंफ्रा। हर जगह सेम स्टोरी, ऑर्डर बुक, कैपेक्स, मल्टी बैगर। तो अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने जनरली कन्फेस किया कि मैं भी फंस गया यार, मैं भी रिटेल इन्वेस्टर हूं और मैं भी टेम्पटेशन के से बच नहीं पाया। आरवीएनएल, इरकॉन, टेक्समैको, आईएफसी, हुडको, एनसीसी, रेडा, एनटीपीसी ग्रीन, एचएएल, बीएचईएल, कोचिन शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैजागॉन शिपयार्ड, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आप सभी का भाव जो है आप एक साल में देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड इन्होंने पकड़ा है। जबकि कुछ नाम जो हमने लिए हैं वो डिफेंस सेक्टर के हैं, वो उन्होंने बेहतर परफॉर्म अवश्य किया है। लिस्ट हर किसी की डिफरेंट हो सकती है क्योंकि सबके पोर्टफोलियोज अलग होते हैं, बट कॉमन फैक्टर सेम था। सोशल मीडिया और चैनल्स का बस, लेट मत हो जाओ, नेक्स्ट रैली यही है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फिर रियलिटी, हाई प्राइस पे बाइंग और बाद में पोर्टफोलियो ऑकवर्ड साइलेंस। ये एक पुरानी कहानी फिर से दोहराई, लेकिन हम लोगों ने शायद सबक नहीं लिया। तो दोस्तों 2025 में हमने डबल वैमी टाइप का इफेक्ट देखा, जहां एफआईआईज एग्जिट करते रहे और रुपी पे प्रेशर बनता रहा। और जब एफआईआईज नेट सेलर होते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 1,27,000 लाख करोड़ की सेलिंग रिकॉर्ड हुई है, तो काफी जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसमें सेलिंग हम देखते हैं, जो हमने विटनेस भी किया। ऊपर से रुपी साइडवेज चलता रहा, फिर डॉलर काफी स्ट्रांग हुआ अगेंस्ट द रुपी, और ये स्विंग जो है वो और भी हमारे अनसर्टिनिटी को बढ़ा दिया 2025 में, जिससे इन्वेस्टर्स काफी परेशान रहे। तो कॉमन इन्वेस्टर्स को लगा ग्लोबल मार्केट्स बेटर है, इंडिया साइडवेज है, पता नहीं कब बाहर इस जोन से निकलेगा, और करेंसी का प्रेशर अलग से। इस बीच में हमने देखा कि ग्लोबल हेडलाइंस भी फुल वॉल्यूम पे था। डी डॉलराइजेशन की चैटर, स्विफ्ट ऑल्टरनेटिव की चर्चा, सेफ हेवन एसेट्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स जो है कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स डिसरप्शन, चाइना और यूएस का जो दौर चला, हर दिन नई ब्रेकिंग स्टोरी आती थी। और हम आप जैसे लोग जो है वो मैक्रो ट्रेडर्स या प्रोफेशनल्स पे ज्यादा निर्भर करते थे। हम अपने जॉब, फैमिली लाइफ के बीच में मार्केट को फास्ट फॉरवर्ड मूवी की तरह देख रहे थे, जिसका स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रहा था। और जब स्क्रिप्ट समझ में आता तो हम इन्फ्लुएंसर्स पे डिपेंड करते, जो कभी कभी वॉल्यूम ज्यादा तेज कर देते लेकिन क्लैरिटी हमें कम देते। एक सवाल जो इन्वेस्टर्स के जहन में उभर रहा था कि ये थीम्स ठंडे क्यों हो रहे थे। बेसिकली इसमें तीन कारण हैं। पहला, जिसको कि हम वैल्यूएशन ओवरहैंग कह सकते हैं, जिसमें प्राइस बहुत तेजी से भाग रहा था और अर्निंग्स को कैच अप करने में टाइम लग रहा था। दूसरा कारण था क्राउडेड ट्रेड। जब सब एक ही थीम में घुस जाते हैं तो एग्जिट डोर छोटा पड़ जाता है। और तीसरा, जो एग्जीक्यूशन रियलिटी है, जो रेलवे, इंफ्रा, डिफेंस में ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू, मार्जिन, कैश फ्लो सब टाइम और एग्जीक्यूशन मांगते हैं। मतलब स्टोरी गलत नहीं था, पर प्राइस पहले ही फ्यूचर का सेलिब्रेशन कर चुका था। तो दोस्तों मेरे लिए 2025 में जो लर्निंग्स थे वो फिर से दोहराए, और यहाँ से मेरी ऑनेस्ट लर्निंग जो है वो ये उभर कर आई, पर्टिकुलरली 2025 में, कि स्टॉक्स और रिस्की एसेट्स में इंडल्ज हम तभी करें जब हम उसको बेसिक, उसके बिजनेस मॉडल, जो सेक्टर में वो ऑपरेट कर रहे हैं, बेसिक जो फंडामेंटल एनालिसिस है, इन सब चीज़ों को थोड़ा समझे कि साइकिल क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वैल्यूएशंस क्या होते हैं। और जो लोग 1-2 साल मार्केट में है, ये सभी शब्द को अब काफी सुन चुके होंगे, मैं भी सुन चुका हूं, और मैंने ये तय किया है कि मैं इसको और विस्तार में इसमें एंटर करूंगा। और अगर मुझे लगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है तो आपसे जरूर मैं साझा करूंगा। अगर गोल हमारा स्लीप वेल है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यार आराम से सो, तो बेस लेयर जो है भले भले ही बोरिंग क्यों ना हो, पर स्टेबल होनी चाहिए। जैसे कि आप एफडीज देख सकते हैं, बहुत हाई क्वालिटी बॉन्ड्स हैं जो अच्छे रिटर्न देते हैं, बैलेंस फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, इन लोगों ने म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा किया। और लिक्विडिटी फॉर अपॉर्चुनिटीज जो है वो बना के जरूर रखे, एंड सम एलोकेशन ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हम 20 साल 25 साल की हिस्ट्री देखें तो उसके हिसाब से अवश्य बनता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गोइंग फॉरवर्ड जो जियो पॉलिटिकल और पर्टिकुलरली जो डी डॉलराइजेशन का जो थीम है, ये
एक तरह से लोग को सचेत करता रहेगा और वहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड और सिल्वर जो है वो काफ़ी काम आएँगे। सिल्वर में तो एक और एडवांटेज है कि उसमें इंडस्ट्रियल यूज़ का एक तड़का लगा हुआ है, तो इसका अच्छा रन चलेगा। मल्टी बैगर चेज़िंग करना एक लॉटरी के समान है। ये हमारे लोभ से उभरता है और हर आदमी चाहता है कि ओवरनाइट हम गोल्ड डिगर हो जाए, हम एक तरह से मिलियनेयर हो जाए। सभी का ख्वाब होता है पैसा कमाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और बस यही हमें गौर करना है कि आप मल्टी बैगर चेज़ ज़रूर करें, लेकिन किसी के ऐसे ही एडवाइस पे आप ना जाएँ, आप खुद ही अपना एनालिसिस करें और देखें क्या वो 2 कम से कम 2 तो कारण ज़रूर अवश्य आप समझें कि क्यों इसको मल्टी बैगर समझा जा रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता, तो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं, इससे दूर ही रहते हैं। ये हमने सीखा है इस मार्केट में। तो दोस्तों आपका जो समझ है, सीख है 2025 में कैसा रहा? किस सेक्टर के बारे में, किस थीम के बारे में, कौन से एसेट क्लास के बारे में आपने कुछ नए पर्सपेक्टिव अगर उसको समझे होंगे तो उसको ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो और अगले वीडियो में और शार्प फ़ोकस्ड एक मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं और बेहतर चीज़ आपके सामने ला सकूँ। धन्यवाद। नमस्कार।